बच्चों, वर्क फॉर एनर्जी टॉपिक में स्प्रिंग के सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद से हमने पिछले लेक्चर इस पे स्प्रिंग की पोर्शन एनर्जी पर इलास्टिक पोर्शन एनर्जी पे क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिया था और कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने कराए भी था। उसको आप लोग पढ़े भी होंगे, सब समझ में आया होगा। इसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर स्मूथ सरफेस को स्प्रिंग रखा है और ब्लॉक अगर मोशन करते हुए आता है, स्प्रिंग से टकराता है, तो कितना कंप्रेशन क्रिएट होगा। तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन चलता है हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो, इस पे हमने क्वेश्चन भी कराया था, असाइनमेंट से क्वेश्चन कराया था। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन कराने चल रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एनसीईआरटी। To simulate car accident, auto manufacturers study the collision of moving car with mounted spring of different spring constant. Consider a typical simulation with car of mass 1000 kg moving with speed 18 km per hour on a smooth road and collide with horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10 power 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? वही क्वेश्चन अभी जो पिछला टर्न पे हमने कराया था लास्ट में, उसी क्वेश्चन को घुमा करके कह रहा है कि एक कार मैन्युफैक्चरर कोई फैक्ट्री है, तो जब कार और बनाया जाता है तो उसको एक्सीडेंट करा करके कहीं पर देखा जाता है कि क्या उसका स्ट्रेंथ है। तो एक स्प्रिंग पे वो जाके टकराया है तो कितने का कंप्रेशन क्रिएट होगा। तो इसको भी किससे कर लेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। अब हम डायग्राम बनाते हैं, सारे वैल्यू लिख दे रहे हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। एक स्प्रिंग माउंटेड है रिजिड सपोर्ट से, स्मूथ सरफेस है, ये देख लो स्मूथ सरफेस, और ये रिजिड सपोर्ट है। देखो रिजिड सपोर्ट, इससे एक स्प्रिंग माउंटेड है इस तरह से, स्प्रिंग इससे माउंटेड है। स्प्रिंग का जो के दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट, के का वैल्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, के का वैल्यू दिया है 6.25 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और कह रहा है कि एक जो कार है, कोई ब्लॉक मान लो इसको इस तरह से, ये आकर इसके टकराता है। कार की मास, ये कार है, कार का जो मास है वो दिया है 1000 kg। कार की स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये कार टकराएगा इस स्प्रिंग से तो इसमें कितने का मैक्सिमम कंप्रेशन क्रिएट करेगा, ये पूछ रहा है। अब क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन तो हमने एक बार पढ़ दिया, बस डायग्राम से अब समझ लो, सब यही दिया है क्वेश्चन में। स्प्रिंग दिया है, के दे दिया है, मास दे दिया है, टकरा रहा है। तो ये ध्यान दो कि ये जो दिया है स्पीड, ये देखो किसमें दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने का बड़ा अच्छा तरीका, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया और ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गया। उसके बाद क्या दिक्कत है भाई, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। कार की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। x पूछ रहा है तो x इक्वल टू आ गया v रूट ओवर m बाई के। v का वैल्यू रख दो 5
मास रख दो 1000, के का वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻3। बोलो अब ये हो गया 5। कार का स्पीड कितना दिया है? कार का स्पीड 1000 ही दिया है। ठीक है, तो ये देखो कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 1/6.25। नहीं, तो ये आ गया 5। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, हंड्रेड का रूट हो गया 10 और 625 का रूट होता है 25, तो ये आ गया 5। तो देख लो 2 मीटर का कंप्रेशन स्प्रिंग में क्रिएट होगा, 2 मीटर का। दो मीटर का कंप्रेशन क्रिएट होता है। इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इस तरह से। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर के लास्ट में जो क्वेश्चन कराया था, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन था वो भी, बट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें चेंज क्या किया है कि बस यही स्पीड को किलोमीटर/आवर दे दिया है, मीटर% बदल लेना है। बाकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें वैल्यू बदल के भी क्वेश्चन आते हैं, नहीं वैल्यू बदलेगा तो सीधे इसी क्वेश्चन को उठा के दे देगा। ठीक बेटा, अब देखो अगेन ये रिजिड सपोर्ट है, ये सरफेस है, रिजिड सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और यह है स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट K है इसका, और एक ब्लॉक इधर से आता है, इस पर टकराता है, m मास का ब्लॉक, v वेलोसिटी से m मास का ब्लॉक टकराता है, कंप्रेशन पूछता है। तो कहोगे ये क्यों फिर से बता रहे हैं, तो बता चुके हैं। तो इसमें बेटा हम नया कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि इस टाइप का जब तुम क्वेश्चन किए थे तो ये सरफेस बेटा स्मूथ था। क्या था? ये था स्मूथ। अब इसको हम रफ सरफेस कहने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, एनसीईआरटी में भी दिया है। इसको कहेगा रफ सरफेस है, इसका या तो फ्रिक्शनल फोर्स दे देगा या तो म्यू दे देगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तब कहेगा अब ये टकरा रहा है तो कितने का कंप्रेशन क्रिएट करेगा। समझ में आया? अब बेटा ये कैसा सरफेस है? रफ सरफेस, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है।
कोशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू। अच्छा देखो, ये ब्लॉक इधर से जो आ रहा है ये स्मूथ होता है, रफ कहां से शुरू होता है, जहां से ये कंप्रेशन शुरू करेगा वहीं से रफनेस शुरू हो गया। अब कहेगा अब बताओ कितने का कंप्रेशन क्रिएट होगा। अब कैसे इक्वेशन बनाएंगे जिसमें फ्रिक्शन का भी अब ध्यान देना पड़ेगा। तो कहेगा कितने का कंप्रेशन क्रिएट होगा, एक्स पूछेगा। बोलो बेटा। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगा इसको समझ लें, फिर क्वेश्चन करें। अब क्या होता है, देखो स्मूथ होता था तो हम लोग करते क्या थे भाई, इसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर इसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब क्या है ना कि इसमें काइनेटिक एनर्जी तो चलो है, काइनेटिक एनर्जी जब टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग को कंप्रेस करने में। अब कुछ उसकी एनर्जी जाएगी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन में भी तो जाएगा, फ्रिक्शन को भी उसको झेलना पड़ेगा। समझ गए। तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगा, यहां बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन यहां से भी डेवलप करेगा। हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन नहीं, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन। ध्यान दो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक हाफ mv स्क्वायर, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी अगर x का कंप्रेशन हुआ तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर और प्लस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन, तो फ्रिक्शनल फोर्स और ब्लॉक कितना डिस्प्लेस होगा जितना कंप्रेशन होगा। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू एक्स। देखो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन नेगेटिव होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन, अरे ब्लॉक फ्रिक्शन को झेल रहा है तो ब्लॉक फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन नेगेटिव होता है, लेकिन यहां देखो प्लस होगा, या कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मिला के इतना समझो कि भाई इसकी एनर्जी दो पार्ट में चली गई, और क्या, इसकी एनर्जी दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई, यहां से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि वो भी तो एनर्जी कुछ ले जाएगा, तो ये दो पार्ट में इसकी एनर्जी अब कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा ये ध्यान दे के इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। फिर देखो थोड़ा और आगे बढ़ो इसी में, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इंटू एक्स। देख लो अगर म्यू दिया है तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन कर दो, तो यह आ गया देखो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बताओ, नॉर्मल रिएक्शन होगा mg, r के स्थान पे mg लिख देंगे इंटू कंप्रेशन x। अच्छा ये चीज देख लो, इसमें इस टाइप के जब क्वेश्चन तुम करोगे ना जिसमें फ्रिक्शन भी दिया रहेगा तो उसमें यहां देखो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ x आ गया, यहां देखो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ x आ गया, तो थोड़ा कैलकुलेशन इसका आसान नहीं होता है, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, वर्ग समीकरण बन जाता है, तो थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करके तब x का वैल्यू निकालना पड़ता है। इसलिए जनरली मतलब जल्दी फ्रिक्शन का नाम लेता नहीं है, स्मूथ सरफेस ही पूछता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है। तो इससे इस टाइप के क्वेश्चंस इंजीनियरिंग में थोड़ा ज़्यादा पूछता है, इंजीनियरिंग एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा पूछता है, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट इसको क्या करते हैं फट से कंप्लीट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी सबको जानना चाहिए, इसलिए कि एनसीईआरटी में भी इस पे क्वेश्चन दिया है। ठीक है,
आओ इस पे क्वेश्चन करते हैं। इस पे सेकंड लेवल में क्वेश्चन दिया है। देखो सेकंड लेवल का क्वेश्चन 43 दिया है। 43 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल। इंजीनियरिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। स्पष्ट देखो यहां पर एक रिजिड सपोर्ट बनाया है और एक ब्लॉक आकर के स्प्रिंग से टकरा रहा है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का के दिया है क्वेश्चन में 2 न्यूटन पर मीटर। सारा वैल्यू लिख दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन तुम न भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो शायद वैल्यू लिख रहे हैं, सब समझा रहे हैं भाई। यहां पे अब रफ सरफेस है, स्प्रिंग दिया है, के दिया है, चलो ठीक, के दिया 2 न्यूटन पर मीटर और एक ब्लॉक आके इससे टकराता है। डायग्राम देख लेना, यहां देखो एक ब्लॉक टकराता है इससे, v स्पीड से आके टकराता है। ब्लॉक का मास दिया है 0.18 किलोग्राम, ये ब्लॉक का मास दिया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर इज 0.1। देख रहे हो, ये सरफेस है रफ सरफेस है जिसका म्यू दिया है 0.1, म्यू 0.1 दिया है। इनिशियली द ब्लॉक इज एट द रेस्ट एंड स्प्रिंग इज अनस्ट्रेट एन इम्पल्स इज गिवन टू द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। ये जाकर इससे टकराता है तो कह रहा है 0.06 मीटर का कंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, यानी एक्स दे दिया है, मतलब ये टकराया तो ये कंप्रेस हुआ तो एक्स बराबर दे दिया है 0.06 मीटर का कंप्रेशन दे दिया है। तो कह रहा है कि इसका जो स्पीड है, स्पीड यह है n/10, स्पीड n/10 है। तो n का वैल्यू बताओ कितना है, कुल मिला के स्पीड बताना है। स्पीड n/10 है तो n का वैल्यू बताना है, n का वैल्यू कितना है। तो क्या खास बात है भाई इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि बस रफ सरफेस है। अब इक्वेशन कैसे बनाएगा इस बात को ध्यान दो। तो बताओ बेटा, स्प्रिंग के ब्लॉक की एनर्जी कितनी बनेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो दो पार्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा। एक स्प्रिंग की हाफ mv स्क्वायर, ब्लॉक की एनर्जी हाफ mv स्क्वायर बराबर स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा। तो देखा जाए तो ये आ गया हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होगा mg इंटू एक्स। रखो ना वैल्यू, अब बस ये समझो कि इक्वेशन कैसे बन रहा है। अब तो हो गया बेटा हाफ और मास है 0.18, वेलोसिटी फाइंड करना है, हाफ के का वैल्यू है 2x 0.06 का स्क्वायर प्लस म्यू m 0.18 इंटू एक्स, जी भी है, जी 0.18 इंटू 10 इंटू एक्स का वैल्यू 0.06
क्लियर? तो देखा जाए तो ये आ गया 2 से कट गया तो 0.09 v स्क्वायर, ये आ गया 0.06 का होल स्क्वायर। अच्छा ये देखो 0.1 इंटू 10 समाप्त हो गया, बच्चा 0.18 इंटू 0.06, बस v स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? v फाइंड कर लो अब। तो ये आ गया 9 इंटू 10⁻² इंटू वी स्क्वायर, यह आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁻⁴, यह आ जाएगा 18 इंटू 6 इंटू 10⁻⁴, दो यहाँ से मिला के ऐसे तुम लिख सकते हो, पॉइंट आउट हमने हटा दिया। तो यहाँ से आ गया वी स्क्वायर, यह आ गया 36 प्लस 18 इंटू 6 10⁻⁴ कॉमन हो गया अपान 9 इंटू 10⁻² आ गया। तो यह आ गया वी स्क्वायर, इसमें क्या करो 18 कॉमन ले लो, चलो 18 कॉमन हो गया तो ये 2 बच गया प्लस 6 बच गया, इससे ये कट करके 10⁻² आ गया अपाइन 9 आ गया, 9 से कैंसिल होकर ये 2 आ गया। तो वी स्क्वायर बराबर 6 और 2 8 इंटू 2 16 इंटू 10⁻² आ गया। अब रूट लो तो v बराबर रूट ओवर 16 इंटू 10⁻², 16 का रूट हो गया 4, इसका हो गया 10⁻⁻1 बराबर 4/10 0.4। लेकिन इसका कंपेरिजन इससे करो, n/10 से कंपेरिजन कर लो तो n का वैल्यू कितना दिख रहा है 4, n बराबर 4। अच्छा अगर बकायदा स्पीड पूछता ना तो 0.4 मीटर पर सेकंड कह सकते थे, लेकिन थोड़ा अलग पूछा है, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। देखो n का वैल्यू पूछा है तो n का वैल्यू यहाँ क्या दिख रहा है भाई, n/10, n का वैल्यू है 4, तो आंसर देखो 4 आया है। ठीक बेटा? और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं इस पे, स्प्रिंग पे और भी क्वेश्चन करने हैं। और एक और कॉन्सेप्ट अभी स्प्रिंग का पढ़ना है, स्प्रिंग को कट करना, इक्वल पार्ट और अनइक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है कि अनइक्वल पार्ट वाला? अनइक्वल पार्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक लेंथ छोटा कर देगा, एक बड़ा कर देगा, कहेगा बड़े वाले का स्प्रिंग कॉन्सेप्ट बताओ। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन होता है, खूब आता है एग्जाम में। Again, सेकंड लेवल में स्प्रिंग का एक क्वेश्चन दिया है। सेकंड लेवल में दिया है क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
29 of second level. ये देखो आईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, an ideal spring with spring constant K is hanged from the ceiling and a block of mass M is attached to it lower end. Mass is released with spring initially unsteady. Maximum extension in the spring. कह रहा है कि देखो अभी तक स्प्रिंग हम लोग कैसे रखते थे, हॉरिजॉन्टल रखते थे, अब ये स्प्रिंग ऐसे सस्पेंडेड है, ये स्प्रिंग ऐसे सस्पेंड है और एक ब्लॉक इससे यहां सस्पेंड है, एम मास का ब्लॉक, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो कह रहा है कि एम मास का अगर ब्लॉक सस्पेंड कर दिया जाए तो इसमें कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन क्रिएट होगा स्प्रिंग में, मैक्सिमम एक्सटेंशन इस स्प्रिंग पूछ रहा है। फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन। देखो ऑप्शन दिया है 4 mg/k, 2 mg/k, mg/k, mg/2k। तो एक खास बात देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्प्रिंग सस्पेंड है, एक ब्लॉक लटका दिया, ब्लॉक को छोड़ दिया, तो कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन क्रिएट होगा। मैक्सिमम देखो एक तरीका है कि इस ब्लॉक को ऐसे हाथ में पकड़े रहो, धीरे धीरे हाथ नीचे लाओ और जहां इक्विलिब्रियम आ जाए वहीं हाथ धीरे से हटा लो, तो एकदम इक्विलिब्रियम होगा वो, और वहां एनर्जी कंजर्वेशन नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ क्या है भाई, मैक्सिमम कह रहा है, तो मैक्सिमम क्या करेंगे, हम ब्लॉक सस्पेंड करके हाथ पकड़े रहेंगे, हाथ सडनली हाथ हटा लेंगे, दोनों में अंतर है। स्प्रिंग से ब्लॉक लटका है और हाथ में ब्लॉक रखे हैं और हाथ हटा लिया, सडनली ब्लॉक नीचे जाएगा और वहां पे एक्सटेंशन बेटा सबसे ज्यादा होगा। और हाथ को ऐसे ब्लॉक में रख करके, ब्लॉक को हाथ में रख करके धीरे धीरे हाथ नीचे लाओ, जहां इक्विलिब्रियम आ जाए वहीं से हाथ हटा लो, तो इसे पड़ा रहेगा। इसमें क्या होगा कि एक बैग नीचे आएगा फिर तुरंत ऊपर भागेगा, तो वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा। भाई ब्लॉक नीचे आया तो ब्लॉक की परसेंट एनर्जी डाउन हो रही है और वह एक्सटेंशन क्रिएट होता जा रहा है स्प्रिंग में, और स्प्रिंग में एनर्जी क्रिएट हो गया। तो सडनली इसमें क्या होगा, जब सडनली इसको रिलीज करोगे, देखो सडनली, ध्यान दो दोनों में अंतर है, सडनली रिलीज्ड द ब्लॉक, सडनली रिलीज करोगे तेजी से नीचे आएगा और मैक्सिमम एक्सटेंशन क्रिएट होगा। तो ये देखो डायग्राम बनेगा, ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल। तो ये स्प्रिंग इस तरह से एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगा और ये इस पोजीशन पे आ गया, देखो ब्लॉक इसमें आ गया और कितना नीचे आया, ये x नीचे आया, देख लो x नीचे आया। यही पूछ रहा है तुमसे, यही कंडीशन पूछ रहा है। जब मैक्सिमम कहेगा ना कि मैक्सिमम एक्सटेंशन बताओ ना, तो सडनली ब्लॉक को नीचे आने दोगे। जिसमें ब्लॉक नीचे आया तो उसकी परसेंटेज लॉस हुई, जितनी परसेंटेज लॉस हुई उतना ही इसमें एनर्जी क्या हो गया बेटा, स्टोर हो गया। ठीक, तो यहां भी चलेगा बाई एनर्जी कंजर्वेशन, क्या, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, ये बराबर होगा स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। कितने का लॉस हुआ भाई, ब्लॉक नीचे आया एम जी, और कितना नीचे आया, तो एच के स्थान पे एक्स, कितना एक्सटेंशन हुआ एक्स, तो हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, एक एक्स कट गया, बराबर एक्स इज इक्वल टू, देख लो 2 mg/k, 2 mg/k।
ये होता है मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन 2 mg/k। ये स्प्रिंग में बेटा मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है 2 mg/k। और हाथ से पकड़ के धीरे धीरे नीचे लाते हैं ना तो आधा एक्सटेंशन होता, तब होता केवल mg/k। चलो ठीक है, आज भी हमने खूब क्वेश्चन कराया। अगले टर्म पे अभी और क्वेश्चन कराएंगे और स्प्रिंग को क्या करेंगे, कट करेंगे, इक्वल पार्ट अनइक्वल पार्ट, उसके बाद उस पर भी खूब ढेर सारा क्वेश्चन किया जाएगा। अभी ये टॉपिक अभी कुछ दिन और चलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, ऑलरेडी वर्क फॉर एनर्जी टॉपिक इस समय चल रहा है। वर्क फॉर एनर्जी टॉपिक में वेरी इंपॉर्टेंट स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा जा रहा है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जिसमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके थे। हाफ के एक्स स्क्वायर ग्राफ प्लॉट किया गया था और 2 लेक्चर हमने स्प्रिंग के क्वेश्चंस हमने खूब कराया था। आज भी देखो स्प्रिंग हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग का भी और क्वेश्चन करें। स्प्रिंग के क्वेश्चन करने के बाद से वेरी इंपॉर्टेंट हमने बताया था कि स्प्रिंग को कट करना भी बताएंगे। स्प्रिंग को कट करने के बाद से छोटे पार्ट का बड़े पार्ट का क्या स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। तो आप पहले अभी क्वेश्चन करते हैं, फिर स्प्रिंग को जब कट करेंगे तो इक्वल पार्ट अनइक्वल पार्ट दोनों तरीके से स्प्रिंग को कट किया जाएगा। ठीक बेटा, विशेष रूप से तैयार कर लेना चाहिए स्प्रिंग को कट करना। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं। इक्वल पार्ट में कट करेगा वो तो आसान होगा, लेकिन जब अनइक्वल पार्ट में कट कर देगा तब थोड़ा सा वो कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। तो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो आज फिनिश होगा। उसके बाद से इसमें अभी एक पॉइंट और बताएंगे वर्क फॉर एनर्जी टॉपिक में। जैसे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे बॉडी को किसी बॉडी के ऊपर फेंका जाए तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। बॉडी अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी पॉइंट पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसी को टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी कहा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। उसके बाद से टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी इसमें पढ़ा जाता है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सभी पढ़ा जाता है। तो क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, ये 3 पॉइंट होते हैं। इसको बता के फिर इस पर क्वेश्चन करा देंगे। फिर ये टॉपिक क्या होगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। फिर आगे चलेगा सर्कुलर मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। और उसी से रिलेटेड आगे होगा रोटेशनल मोशन। क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन और किए जाएं। इफ फोर्स on the two springs of spring constant K1 and K2 are applied such that same extension are produced in both spring. दो अलग अलग स्प्रिंग हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है। इस तरह से फोर्स अप्लाई किया गया दोनों पर कि एक्सटेंशन सेम क्रिएट हुआ, एक्स का वैल्यू दोनों में सेम रहा। देन फाइंड आउट
रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। दोनों स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसका रेशियो पूछ रहा है। ऑप्शन है 1:1, K1:K2, K2:K1, √K1:√K2। सोचो बेटा क्या आंसर होगा। आंसर तो दिखाई दे रहा है। जब एनर्जी का रेशियो निकालोगे तो दोनों का हाफ K1 एक्स स्क्वायर अपान हाफ K2 एक्स स्क्वायर, हाफ हाफ कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, K1 अपान K2 रेशियो आ जाएगा। ये आएगा आंसर। दो स्प्रिंग हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ये स्प्रिंग, ये सेकेंड स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। इस पे फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया, तो जाहिर है कि इस पे F1 फोर्स लगाया गया होगा, इस पे F2 फोर्स लगाया गया। ऐसा तो कहीं कह नहीं रहा है कि सेम फोर्स लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है। वो इस तरह से फोर्स लगाया गया है कि इस टेंशन दोनों में सेम है। तो बेटा इसमें F1 जब फोर्स लगाएंगे तो कह रहा है कि इसमें X अगर एक्सटेंशन क्रिएट हो रहा है तो इसमें भी X एक्सटेंशन इसमें भी क्रिएट हो रहा है। तो सेम एक्सटेंशन क्रिएट कराने के लिए फोर्स अलग अलग लगाना पड़ेगा क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। अब बेटा इसमें भी एनर्जी स्टोर हो चुका होगा और इसमें भी एनर्जी स्टोर हो चुका होगा, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ K1 और एक्सटेंशन कितना है X, तो एक्स स्क्वायर अपान हाफ K2 एक्स स्क्वायर, ये सब कट गया और ये आ गया K1 अपान K2। तो देख लो दोनों में स्टोर्ड एनर्जी का रेशियो, ये आ गया K1 अपान K2 इज इक्वल टू K1 रेशियो K2। एक्सटेंशन सेम है ना दोनों में, तो जब एक्सटेंशन सेम है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, ये रेशियो आ गया K1 K2 का रेशियो। ये ठीक है, कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसके पहले भी हमने 2 लेक्चर फुल स्प्रिंग के क्वेश्चंस कराए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे। स्मूथ सरफेस का भी नाम लिया था, रफ सरफेस का भी हमने नाम लिया था। एक बॉडी जाके स्प्रिंग पे टकराता था, कितना कंप्रेशन वगैरह सब सॉल्व करा दिया था। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ सेम फोर्स on the two spring of spring constant K1 and K2 are applied, ठीक है, क्या कह दिया अब कह रहा है कि दोनों स्प्रिंग पे सेम फोर्स लगाया जा रहा है, अप्लाइड। तो जब सेम फोर्स लगाओगे बेटा तो एक्सटेंशन अब बराबर नहीं होगा, अब एक्सटेंशन अलग अलग आएगा। If same force on the two springs of spring constant K1 K2 are applied, then find out, next question है ये, find out ratio of potential energy stored in two springs। दोनों स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, ऑप्शन यही है, ऑप्शन में कोई फर्क नहीं, ऑप्शन वही है। तो इसमें आंसर आया था ये ना, अब आएगा K2 अपन K1, अभी आया था K1 अपन K2, अब आएगा K2 अपन K1। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, हल्का सा चेंज है।
उसमें क्या था कि भाई फोर्स लगा दिया और सेम एक्सटेंशन क्रिएट हुआ। अब क्या कर रहा है, सेम फोर्स लगाया तो एक्सटेंशन अलग अलग प्रोड्यूस होगा, एक में x1 होगा दूसरे में x2 होगा। तो कह रहा है कि अब बताओ कितना एनर्जी स्टोर होगा। अब आंसर ये वाला आएगा, K2/K1 आएगा। ट्राई करो, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है, देख लो, नुक्ता का हेर फेर है, थोड़ा सा नुक्ता का हेर फेर है। अब बेटा नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। उसी तरह से यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग है क्वेश्चन में, तो निश्चित है आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। K1/K2 से अब आंसर आ जाएगा K2/K1। सॉल्व हो गया, ट्राई कर लिए। आओ देखो डायग्राम यही बनाओ, लेकिन देख रहे हो जितना फोर्स इसमें लगाओ उतना इसमें लगाओ। स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा अलग अलग है, तो सेम फोर्स से अगर इसमें x1 एक्सटेंशन क्रिएट होगा ना, तो इसमें x2 एक्सटेंशन क्रिएट होगा। इसमें होगा x1, इसमें होगा x2। फोर्स सेम कह रहा है, स्पष्ट देख लो, सेम फोर्स इज ऑन द टू स्प्रिंग्स आर अप्लाइड। तो अब क्या होगा, अब जब एनर्जी देखोगे, स्टोर्ड एनर्जी देखो, U1/U2 इज इक्वल टू हाफ K1 इंटू, अब x स्क्वायर नहीं, x1 स्क्वायर अपॉन हाफ K2 इंटू x2 स्क्वायर। अब समस्या है, चलो भाई हाफ से हाफ तो कट गया, लेकिन ये कैसे कटे, तो इसके लिए देख रहे हो, अगर तुम F फोर्स इधर अप्लाई किए हुए हो, F फोर्स, तो रिस्टोरिंग इधर लग रहा होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, पढ़े हो ना, F बराबर -kx। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर यहां पे जो फोर्स होगा वो होगा -K1x1 और यहां का फोर्स होगा -K2x2, ये होगा। देख लो रिस्टोरिंग फोर्स पढ़े हो ना बेटा, F बराबर kx, तो देखो F बराबर -K1x1, F इज इक्वल टू -K2x2, दोनों के लिए दोनों इक्वल हैं, तो आ गया देख लो K1x1 इक्वल टू K2x2, दोनों इक्वल है, माइनस माइनस हट गया। तो इससे ये फायदा हुआ कि यहां से x1/x2 इज इक्वल टू कितना आ गया, K2/K1, यही वैल्यू यहां पुट कर देना है। तो ये आ गया बेटा K1/K2 और x1/x2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर में आ जाएगा K2 का स्क्वायर अपान K1 का स्क्वायर, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, ये रेशियो आ गया K2/K1। तो इस तरह से देखा जाए तो U1 और U2 का यहां जो रेशियो आ रहा है, ये K2 और K1 का रेशियो आ रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था ना, वो x तुरंत कट गया था, इसलिए तुरंत आंसर आ गया था। ये अब ये आंसर है, समझ में आया। तो इन दोनों क्वेश्चन में बुक में मिलेंगे क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में नुक्ता का हेर फेर है, थोड़ा सा चेंजिंग है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम एक्सटेंशन था, इस वाले क्वेश्चन क्या है, सेम फोर्स अप्लाइड है। ठीक है बेटा, कंप्लीट करो।
असाइनमेंट के फर्स्ट लेवल से क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। फर्स्ट लेवल 28 नंबर क्वेश्चन। ऑफ फर्स्ट लेवल, और ये क्वेश्चन नीट एग्जाम 2017 में आया भी है। इस तरह से एक रिजिड सपोर्ट से स्प्रिंग अटैच है, इससे एक ब्लॉक अटैच है, ए ब्लॉक जिसका मास है 3m, और ये स्ट्रिंग है ये। इससे दूसरा ब्लॉक अटैच है, बी ब्लॉक जिसका मास है m। द ब्लॉक्स एंड बी ऑफ मास 3m एंड m। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ना देखो तभी समझ में आ रहा है। देखो, ए ब्लॉक ऑफ मास 3m, अदर ब्लॉक ऑफ मास m आर रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाई मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है, ये स्प्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है। द मेथड ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ a एंड b इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रिंग इज कट आर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि अगर यहां से इसको कट कर दिया जाए, यहां से इसको एक कैंची से इसको यहीं से यहां से इसको कट कर दिया जाए, तो कट करने के तुरंत बाद इसका क्या एक्सेलेरेशन होगा, इसका क्या एक्सेलेरेशन होगा। क्वेश्चन आया समझ में? देखो ऑप्शन दिया है, दोनों का एक्सेलेरेशन फाइंड करना है कट करने के बाद। ऑप्शन दिया है g और g, g/3, g/3, g और g/3, g/3 और g। अब क्या है ना बेटा कि थोड़ा सा ये कंजेस्टेड क्वेश्चन है, लेकिन बिना सॉल्व किए भी तो आंसर पे टिक लगा सकते हो। और बताते हैं अभी बिना सॉल्व किए भी कैसे आंसर पे टिक लगा सकते हो। जब इसको हम कट करेंगे, इस समय क्या है ना कि ब्लॉक के वजह से इसमें क्या है, एक्सटेंशन क्रिएट है ना, ये इसमें एक्सटेंशन क्रिएट हो गया होगा। तो जैसे ही कट करोगे ये फ्रीली नीचे गिरेगा, फ्रीली, और ये ऊपर जाएगा। बेटा ये फ्रीली गिरेगा, कट कर दोगे तो अंडर ग्रेविटी गिरने लगेगा, इसका एक्सेलरेशन g होगा, इसका एक्सेलरेशन g होगा। बिना सॉल्व किए बिना पेन चलाए भी आंसर दे सकते हो। अब पेन चलाओगे तब थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो जैसे ही इसको बेटा कट करोगे फ्रीली नीचे गिरेगा, g से नीचे गिरेगा, तो b का आंसर होगा g। देखो यहां है और यहां है, सोचो या तो आंसर ये है या तो ये है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे कट करोगे ये अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये ऊपर भागेगा क्योंकि एक्सटेंशन था, स्प्रिंग ऊपर खींचेगा, स्प्रिंग ऊपर खींचेगा तो उसका एक्सेलरेशन g से थोड़ा कम होगा, g तो होगा नहीं। तो देखो यहाँ क्या किया है, g और g कर दिया है, और यहाँ देखो g/3 और g कर दिया। आंसर दिख रहा है, देखो ये है, देख लो, बिना सॉल्व किए भी आंसर तुम दे सकते हो। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेना चाहिए एग्जाम में। बाकी जब सॉल्व करोगे तो देखो ये स्प्रिंग है, इससे तो भाई ए ब्लॉक अटैच है ही है, ये जिसका मास 3m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, यहां से कट कर दिए तो दोनों अलग अलग हो गया। ये बी ब्लॉक हो गया, इसका मास m है। तो होगा क्या कि जब इस स्ट्रिंग को बेटा कट कर दिए, ऐसे बंधा हुआ था, इसमें एक्सटेंशन क्रिएट था, तो जैसे इसको कट करोगे इनका कांटेक्ट छूट गया आपस में, यहीं से कट कर दिया, कट, तो ये अब इससे फ्री हो गया, इससे ये फ्री हो गया, तो ये सीधे नीचे आएगा, अंडर ग्रेविटी नीचे गिरेगा। तो b का एक्सेलरेशन कितना हो गया, g, ये तो दिखाई दे रहा है, ये b का एक्सेलरेशन हो गया g के बराबर। देखो g यहां भी है, यहां भी है। अब इसका एक्सेलरेशन देखना है तो ये ऊपर भागेगा। क्यों ऊपर भागेगा? अरे भाई स्ट्रिंग में एक्सटेंशन था ना, जैसे कट करोगे तो अब वेट कम हुआ तो इसको खींचेगा ऊपर,
तो इसको ऊपर खींचेगा, ये ऊपर जाएगा। तो इसी का एक्सेलरेशन अब क्या करना है, फाइंड करना है। ये तो नीचे जी से जाएगा, अब इसी का एक्सेलरेशन देखना है। तो इसका एक्सेलरेशन देखने के लिए देखो, ये ब्लॉक है ए ब्लॉक, इसका मास कितना है 3m, इसका वेट कितना काम कर रहा है इस समय 3mg, ये तो अलग हो चुका है, इसका वेट 3mg काम कर रहा है। लेकिन इस ब्लॉक, ये ब्लॉक क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि स्प्रिंग उसको खींच रहा है। क्यों स्प्रिंग खींच रहा है, क्योंकि स्प्रिंग एक्सटेंशन क्रिएट हुआ होगा। स्प्रिंग में एक्सटेंशन किसके कारण क्रिएट होगा, शुरू में क्रिएट होगा एक्सटेंशन, देखो 4m मास के कारण क्रिएट हुआ होगा, 4m मास के कारण। तो 4mg जो वेट शुरू में लगा होगा वो इक्विलिब्रियम बन जाएगा, इस समय इक्विलिब्रियम है और वेट कितना लग रहा है, देखो 3m और m मिलकर 4mg। तो जैसे ही कट करोगे ना 4mg वाला रिस्टोरिंग फोर्स उसको ऊपर खींचेगा। यही सोचो, यही सोचने में थोड़ा सा गड़बड़ाओगे तुम। ये स्प्रिंग 4mg वाला रिस्टोरिंग फोर्स इसको ऊपर खींचेगा, 4mg वाला। काम बन गया। अब ये ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो 4mg ऊपर खींच रहा है, तो 4mg माइनस 3mg इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ गया mg इक्वल टू 3m इंटू ए का एक्सेलरेशन, मास से मास कट गया, ए का एक्सेलरेशन आ गया कितना, ठीक। लेकिन हम तो पहले ही बिना सॉल्व किए भी आंसर बता दिए थे कि ऐसे आएगा, क्योंकि जब कट कर दोगे तो नीचे जी से जाएगा, ये थोड़ा जी से ऊपर जी थोड़ा कम से जाएगा, क्योंकि अंडर तो मोशन कर नहीं रहा है, इसलिए आंसर g/3 और g होगा। जो दो ऑप्शन में था ये बराबर बराबर था, इसलिए वो गलत है, ये आंसर सही है। ठीक बेटा, कंप्लीट करो इसको। कंप्लीट हो गया। तो देखा जाए तो आज के वीडियो में भी हमने स्प्रिंग पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन कराया। अब थोड़ा स्प्रिंग पे बेस्ड बुक से भी थोड़ा क्वेश्चन करना, कोई क्वेश्चन दिक्कत करेगा तो उसको पूछ लेना, लेकिन स्प्रिंग के 8-10 क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लो, जिससे कि आइडिया लग जाए कि स्प्रिंग के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में इसके आते हैं, लेकिन पूरा तैयार कर लो। अब अगले हम लेक्चर में तुम देखना कि स्प्रिंग को कट करना सिखाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे लेक्चर में स्प्रिंग को कट करने का कॉन्सेप्ट पूरा बताने वाले हैं, तो उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में रख रहे हैं, जिससे एक बार उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखो, जिसमें टू कट द स्प्रिंग इन इक्वल पार्ट एंड अनइक्वल पार्ट खूब आराम से बताएंगे, उसको खूब बढ़िया से सीखना, खूब क्वेश्चन करा देंगे। ठीक बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।